दुनिया की आबादी 1 अरब तक पहुंचने में 1 लाख साल लग गए और अगले 100 सालों में वो 2 अरब हो गई और अगले 50 सालों में दुगनी होकर वो 4 अरब हो गई 1970 में। और अब हम करीब 8 अरब हो गए। हम अपने जीवन की बुनियाद को ही खोखला करते जा रहे हैं। आज हमारी दुनिया में फैली हर मुसीबत की जड़ है हम इंसानों की बढ़ती हुई आबादी। हम इसके खिलाफ कदम क्यों नहीं उठाते? हम पेड़ काटते हैं, कचरा फैलाते हैं, जमाखोरी करते हैं, सब कुछ बर्बाद करते हैं। दुनिया भर के जानवरों की आधी प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं पिछले 40 सालों में। फिर भी हम अपने पर्यावरण को तहस नहस करते रहे। क्या कयामत आने के बाद ही हम सब कोई कयामत ही हमारी आंखें खोलेगी? सिर्फ दर्द ही इंसान की फितरत बदल सकता है। शायद दर्द ही दवा बन जाए। हेलो मूवी राइटर्स, आज हम आपके सामने एक मिस्ट्री एक्शन थ्रिलर फिल्म लेकर आए हैं, इन्फर्नो। ये मूवी 2016 में आई थी। इसकी IMDb रेटिंग है 6.2। ये मूवी डैन ब्राउन के नोवेल पे आधारित है। इसके डायरेक्टर है रॉन हावर्ड। इसके कास्टिंग में है टॉम हैंक्स एज प्रोफेसर रॉबर्ट लैंगडन, फेलिसिटी जोन्स एज डॉक्टर सिएना ब्रुक्स, इरफान खान एज हैरी सिम्स, बेन फॉस्टर एज बर्टन जोब्रिस्ट, सिट्सी बैबेट नुटसन एज WHO हेड एलिजाबेथ सिंस्की, ओमार से एज एजेंट क्रिस्टोफ बॉशार्ड। मूवी की शुरुआत में हम इटली शहर में एक आदमी को भागते हुए देखते हैं जिसका पीछा आर्म्ड फोर्स करती है और शहर के बीचों बीच वो आदमी एक बेल टावर से कूदकर अपनी जान दे देता है। अब हम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रॉबर्ट लैंगडन को फ्लोरेंस शहर इटली में एक हॉस्पिटल में बेहोशी की हालत में देखते हैं और होश आने पर उसे कुछ याद नहीं रहता कि वो यहाँ कैसे और क्या कर रहा है। उसके पिछले कुछ दिनों की याददाश्त चली गई होती है। उसे कुछ खौफनाक दृश्य याद आते हैं जिसे वो रिलेट नहीं कर पाता कि वो उसे क्यों दिखाई देता है। डॉक्टर सियाना ब्रुक्स उसे अटेंड करती है। डॉक्टर सियाना ब्रुक्स उसे बताती है कि गोली उसके सर को छूकर निकली है जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो गए थे और ये भी कहती है कि कमज़ोर याददाश्त या भ्रमित हो सकते हो जो कि समय के साथ ठीक हो जाएगा। तभी पुलिस के ड्रेस में एक लेडी आती है और वो वार्ड बॉय को शूट कर देती है। उसके बाद वो प्रोफेसर लैंगडन पे भी हमला करती है, लेकिन किसी तरह डॉक्टर सियाना आधी बेहोशी की हालत में प्रोफेसर लैंगडन को सुरक्षित बचाकर अपने अपार्टमेंट ले आती है। होश में आते ही प्रोफेसर लैंगडन से डॉक्टर सियाना पूछती है कि उसे लोग क्यों मारना चाहते हैं, उसने ऐसा क्या किया है। वो उसे कहती है कि बेहोशी की हालत में भी वेरी सॉरी दोहरा रहे थे। वो दिमाग पे जोर डालने की कोशिश करता है और फिर से उसे खौफनाक दृश्य, चारों और लाशें, हर तरफ खून, आग की लपटों में जलते हुए लोग, ब्लैक डेथ महामारी के दौरान लोगों के मुँह पर लगे अजीब से मास्क, विकृत चेहरे, पीछे की ओर मुड़े हुए सर देखता है और एक स्कार्फ पहनी औरत जिसका चेहरा नहीं दिखता उसे। वो उसे कहती है सीक एंड फाइंड, ढूंढो और पता लगाओ, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि आखिरकार इन भयानक दृश्य और उस पे हुए अटैक के बीच क्या कनेक्शन है। फिर वो अपने ईमेल चेक करता है और उसे एक इग्नाशियो बुसानी का मेल आया हुआ रहता है जिसमें लिखा होता है, हमने जो चुराया है वो सुरक्षित है पर वो मेरे भी पीछे पड़े हैं, पैराडाइज 25। लेकिन प्रोफेसर लैंगडन को कुछ याद नहीं आता। प्रोफेसर को उसके कोट से एक बायोट्यूब मिलता है। बायोट्यूब किसी गवर्नमेंट या एजेंसी की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन सेफली रखने के काम आता है। यह एक तरह का सिक्योर ट्यूब होता है जिसे केवल कोई अथॉरिटी व्यक्ति ही अपने थंब इम्प्रेशन से खोल सकता है और ये प्रोफेसर लैंगडन के थंब इम्प्रेशन से खुल जाता है। उसके अंदर से एक सिलेंड्रिकल मोहर निकलता है जो कि इंसानी हड्डी से बनी होती है और उस पे 3 सर वाले नरभक्षी शैतान की आकृति बनी होती है जो कि 14वीं शताब्दी ब्लैक डेथ का सिंबल है जिसकी महामारी से यूरोप की आधी जनसंख्या खत्म हो गई थी। इसमें फैराडे पॉइंटर होता है जो कि एक प्रोजेक्टर है। उसमें उन्हें 15वीं शताब्दी की एक फेमस इटालियन पेंटर सैंड्रो बॉचेली की पेंटिंग दिखती है जिसे नर्क का नक्शा कहते हैं। यह पेंटिंग डांटे के इन्फर्नो पर आधारित होती है। फ्रेंड्स, दांते एक इटालियन लेखक और कवि थे जिसने डिवाइन कॉमेडी नामक एक किताब लिखी थी जिसका पहला चैप्टर ही इन्फर्नो था, जिसमें यूरोप में नर्क की मान्यता बताई गई है और इटालियन पेंटर सैंड्रो बॉचेली ने इसी इन्फर्नो का चित्रण किया है मैप ऑफ हेल यानी मृत्यु के नक्शे में। 700 साल बाद आज भी हमारी नर्क को लेकर जो कल्पना है वो इसी पे आधारित है। प्रोफेसर लैंगडन को समझ में आ जाता है कि क्यों उसे नर्क का दृश्य नज़र आते थे, क्योंकि वो सब इसी पेंटिंग से जुड़े थे। अभी दोनों कन्फ्यूजन में होते हैं, ये बायोट्यूब प्रोफेसर के पास कैसे आया, प्रोफेसर पे हमला क्यों और किसने करवाया, और इस बायोट्यूब में नर्क के नक्शे का क्या मतलब है। इसके बाद प्रोफेसर लैंगडन एम्बेसी में फ़ोन करता है और एम्बेसी वाले पूछते हैं कि क्या वो पॉइंटर उसके पास अभी भी है, और लोकेशन पूछे जाने पर डॉक्टर सिएना सामने किसी होटल का एड्रेस बताने को कहती है क्योंकि उन्हें डर है कि उन पर दोबारा से हमला हो सकता है।
उधर पेरिस एजेंट बॉशार्ट की टीम ये पता लगा लेती है कि कुछ देर पहले प्रोफेसर लैंगडन ने अपना ईमेल किसी अनजान कंप्यूटर से एक्सेस किया है और उस आईपी एड्रेस से उसको ट्रेस कर लिया जाता है। अब प्रोफेसर लैंगडन उस नक्शे को ध्यान से देखता है। उस पेंटिंग में कुछ लेटर्स जैसे RAE लिखे होते हैं, किसी तरह का कोई क्लू लगता है। उसमें एक मैसेज भी लिखा होता है, सच को केवल मृत्यु की दृष्टि से देखा जा सकता है, जॉब्रिस्ट। फिर वो दोनों जॉब्रिस्ट पे सर्च करते हैं। सर्च से पता चलता है कि उसका नाम बेटरन जॉब्रिस्ट है। वो एक करोड़पति बायो इंजीनियर होता है जो पिछले 2 सालों से लापता था और किसी डेंजरस बायो वेपन वायरस पे काम कर रहा था और 3 दिन पहले ही एक बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लेता है। यहाँ लैंटन और सियाना को समझ आता है कि जॉब्रिस्ट दांते से काफ़ी प्रभावित था और उसने बढ़ती आबादी को घटाने के लिए एक खतरनाक वायरस बनाया है और उसके द्वारा छोड़े गए ट्रेल का पहला क्लू होता है ये मृत्यु का नक्शा, मैप ऑफ हेल। अब दिखाता है कि WHO हेड एलिजाबेथ सिंस्की की टीम गलत बताए गए एड्रेस पे छापा मार रहे होते हैं। डॉक्टर सियाना उसी हॉस्पिटल लेडी किलर को भी वहाँ देख लेती है और बाद में एजेंट बॉशार्ट की वैन भी वहाँ पहुँच जाती है जो कि WHO से अलग काम कर रहे होते हैं। सबको यहाँ एक साथ देख दोनों डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। अब किलर लेडी व्यंथा हैरी सिम्स को कॉल लगाती है जो कि एक प्राइवेट एजेंसी द कंसोर्टियम का CEO होता है। वो व्यंथा को प्रोफेसर लैंगडन को मारने का ऑर्डर देता है क्योंकि प्रोफेसर उनके लिए खतरा बन चुका था। यहाँ मिस्टर अबोगास्ट मिस्टर सिम्स को WHO की इन्वॉल्वमेंट की खबर देता है। मिस्टर सिम्स उससे वो वीडियो टेप प्ले करने को कहता है जो कि उनके क्लाइंट मिस्टर जॉब्रिस्ट ने उन्हें आज ठीक आधी रात को अपलोड करने के इंस्ट्रक्शन के साथ दिया था। मिस्टर अबोगास्ट मिस्टर सिम्स को रोकते हुए कहता है कि ये क्लाइंट इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, जिस पे सिम्स कहता है कि WHO विभाग अगर इसमें इंटरेस्ट ले रही है तो ये कोई मामूली वीडियो नहीं है और इसमें अगर उनकी एजेंसी का नाम आया तो उनके लिए खतरा है क्योंकि इससे गवर्नमेंट के सामने उनकी सीक्रेट एजेंसी होने का खुलासा हो जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि उन्होंने ही जॉब्रिस्ट को 2 साल तक छुपने में मदद की थी। इधर प्रोफेसर लैंगडन और डॉक्टर सियाना उस प्रोजेक्टर में दिखाए गए लेटर्स का मतलब निकालते हैं जिसमें सेरका ट्रोवा लिखा होता है। ये एक इटालियन शब्द है जिसका मतलब है सीक एंड फाइंड, ढूंढो और पता लगाओ। और यही शब्द सेरका ट्रोवा मशहूर पेंटर जॉर्ज वसारियो की पेंटिंग बैटल ऑफ मार्सियानो के ऊपरी सिरे में एक गुप्त संदेश के तहत लिखा होता है जो कि अब तक की सबसे मशहूर पहेली में से एक होती है और वो दोनों उसी पहेली का मतलब ढूंढने प्लाज़ो वैक्यू की तरफ निकल पड़ते हैं। दोस्तों, इसीलिए लैंगडन बेहोशी की हालत में बार बार वेरी सॉरी दोहरा रहा था। दरअसल वो पेंटर वसारी का नाम ले रहा था। प्रोफेसर लैंगडन कहता है अगर जॉब्रिस्ट के द्वारा बनाया गया वायरस सच में है तो वो चाहता है इन क्लूज़ के ज़रिए कोई उसे ढूंढे, पर वो कौन है? जिस पर सियाना कहती है शायद कोई फॉलोवर जो उसकी थ्योरी पर विश्वास करता हो। फिर वो प्रोफेसर को याद करने को कहती है कि कोई फॉलोवर उससे मिलने आया हो या शायद वो खुद जॉब्रिस्ट का फॉलोवर है तभी उसके पास ये पॉइंटर है। लैंगडन इस बात से मना करते हुए कहता है कि वो दांते पर लेक्चर देता है क्योंकि वो एक इतिहासकार है। इसका मतलब ये नहीं कि वो जॉब्रिस्ट का फॉलोवर है। जॉब्रिस्ट के तर्क, उसके स्पीच काफ़ी हद तक सही है लेकिन उसका तरीका गलत है। वो उसकी प्लान में शामिल हो ही नहीं सकता क्योंकि वो लोगों को मारने के पक्ष में नहीं है। जॉब्रिस्ट उसे एक साइकोपैथ इंसान लगता है। दोनों प्लाज़ो वैक्यू पहुंचकर देखते हैं कि वहां पूरी आर्म फोर्स खड़ी है। दोनों खुफिया रास्ते से अंदर घुस जाते हैं और उस पेंटिंग के सामने खड़े होते हैं जिस पे उन्हें वो पहेली दिखती है, सेरका ट्रोवा, ढूंढो और पता लगाओ। लेकिन यहाँ आकर दोनों क्लूलेस हो जाते हैं कि अब आगे क्या। तभी प्रोफेसर लैंगडन को हेलुसिनेशन होने लगता है। उसे याद आता है जब उसका अपहरण हुआ था तो किसी ने उसे इंजेक्शन दिया था और सियाना से कहता है कि उसे डाउट है कहीं वो ही इस वायरस का कैरियर तो नहीं। उसी वक्त मार्था म्यूज़ियम की एक स्टाफ प्रोफेसर लैंगडन से मिलती है और इग्नाशियो बुसानी के बारे में पूछती है। कहती है कल देर रात तक आप दोनों मौत के मुखौटे के पास थे। दोस्तों, मौत का मुखौटा असल में दांते की मृत्यु के वक्त बनाया गया था। प्रोफेसर लैंगडन उसे मौत के मुखौटे की तरफ ले चलने को कहता है और वहाँ पहुँचकर देखता है कि वह मुखौटा चोरी हो गया है। मार्था उन्हें बताती है कि ये मुखौटा म्यूज़ियम का नहीं है, यह एक निजी संग्रहकर्ता का है जिसने इसे म्यूज़ियम में रखने की परमिशन दी है। मुखौटा का मालिक और कोई नहीं बार्टन जॉब्रिस्ट होता है। फ़ौरन CCTV फुटेज चेक किया जाता है और सब हैरान हो जाते हैं फुटेज देखकर क्योंकि ये मुखौटा प्रोफेसर लैंगडन और उनके दोस्त इग्नाशियो ने कल रात को ही चुराई होती है और उस मेल में इग्नाशियो इसी बात का जिक्र करता है। फुटेज में खुद को देखकर प्रोफेसर शॉक्ड हो जाता है। तभी म्यूज़ियम प्रीमाइसेस में पुलिस फोर्स के आने की अनाउंसमेंट होने लगती है और उन दोनों को कंट्रोल रूम से निकलने का मौका मिल जाता है। सारे मेन गेट्स बंद कर दिए जाते हैं लेकिन प्रोफेसर, जो कि एक महान इतिहासकार है, उनको रोक पाना नामुमकिन था।
आगे प्रोफेसर सियाना को बताता है कि इग्नाशियो ने जो मेल किया था उसमें उसने पैराडाइज 25 लिखा था, जो कि दांते की किताब डिवाइन कॉमेडी का एक हिस्सा है। और गूगल करने पे पता चलता है कि उस हिस्से में दांते के बैप्टिज्म का जिक्र किया गया है, जो कि इल ड्यूमो चर्च में हुआ था। दोस्तों, बैप्टिज्म ईसाई धर्म के अनुसार एक धार्मिक स्नान होता है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को चर्च की सदस्यता प्रदान की जाती है। और इग्नाशियो, जो दांते विशेषज्ञ है, उसी चर्च में काम करता है। शायद उन्हें उस मुखौटे का कोई क्लू वहाँ मिल जाए। वो लोग छुपकर म्यूजियम की सीलिंग से होकर निकल रहे होते हैं, तभी वेयंथा उनका पीछा करते हुए सीलिंग से गिरकर मारी जाती है। वहाँ लैंगडन और सियाना को भागते हुए एजेंट बॉशार्ट देख लेता है और उनका पीछा करने लगता है। यहाँ मिस्टर सिम्स वो वीडियो टेप देख लेता है जिस पे लिखा होता है रीबर्थ 21 जून, जो कि कल का दिन होता है, जिसमें जॉब्रिस कहता है कि पृथ्वी पे हमने अपना नर्क खुद बनाया है। दांते की नर्क की परिभाषा कल्पना नहीं, भविष्यवाणी थी। हमने हर तरह की प्राकृतिक चेतावनियों और समाधानों को नज़रअंदाज किया है, इसीलिए मुझे इसके लिए कुछ अहम कदम उठाने पड़े। अगर आप इसे देख रहे हैं तो कल आधी रात में इन्फर्नो वायरस छोड़ा जा चुका होगा। जल्द ही ये दुनिया भर के कोने कोने में फैल जाएगा, हर आदमी, औरत, बच्चे को प्रभावित करेगा और वर्तमान जनसंख्या घटकर आधी रह जाएगी। जीवित बचे लोग साक्षी होंगे इस भयानक दृश्य के, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो लोग जाने कि ऐसा क्यों हुआ है और यही हमारी मुक्ति है। सिम्स को समझ आ जाता है कि उनके पास 12 घंटे से भी कम का वक्त है इस वायरस को रोकने के लिए। वो जल्द ही WHO से संपर्क करने का डिसीजन लेता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर लैंगडन और सियाना इल ड्यूमो चर्च में पहुंचते हैं और वहां बैप्टिज्म जलकुंड में उनको दांते का मुखौटा मिलता है। मुखौटे पे एक और पहेली लिखी होती है, वेनिस के कपटी प्रमुख न्यायाधीश को ढूंढो जिसने घोड़ों का सर काट डाला था, जो उन्हें वेनिस जाने की ओर इशारा करती है। आगे लिखा था, पवित्र ज्ञान के संग्रहालय में झुको और टपकते पानी की आवाज़ सुनो, ढसे हुए महल की गहराई में जहाँ पाताल का दानव इंतजार कर रहा है। यहाँ एजेंट बुशर्ट भी उनका पीछा करते हुए पहुँच जाता है और प्रोफेसर लैंगडन से कहता है कि हम मिल चुके हैं। वो WHO के लिए काम करता है और 2 दिन पहले उसके पास आया था वो पॉइंटर लेकर। सियाना कहती है सर पे चोट लगने से उनकी याददाश्त कम हो गई है। बुशर्ट बताता है कि उसे एलिजाबेथ सिंस्की पे भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि वो इस वायरस को विदेशी मुल्क के साथ सौदा कर चुकी है। फिर वो तीनों ट्रेन से वेनिस के लिए निकल पड़ते हैं। बॉशार्ट उन्हें बताता है कि 2 साल से जॉब्रिस का पीछा करने के बाद जब उसने सुसाइड किया तब उसके कोच से उसे वो पॉइंटर मिला जिसे लेकर वो उसके पास आया था और वो उस पर काम कर रहा होता है कि उसका अपहरण हो जाता है और उनका संपर्क टूट जाता है। प्रोफेसर लैंगडन को फिर से हेलुसिनेशन होने लगता है और उसे याद आ जाता है कि दरअसल उससे मिलने बॉशार्ट नहीं खुद एलिजाबेथ सिंस्की कैम्ब्रिज आई थी और वो उसकी बहुत पुरानी दोस्त रहती है। उसी ने उसे वो फेरेडर पॉइंटर दिया था और मदद मांगी थी। बॉशार्ट का झूठ पता चलते ही दोनों उसे चकमा देकर भाग जाते हैं। यहाँ मिस्टर हैरिस एलिजाबेथ को सारी बातें बता देता है और ये भी कि वायरस को रोकने के लिए 8 घंटे से भी कम का वक्त है। वो एजेंट बॉशार्ट के बुरे इरादों के बारे में भी बताता है जो कि उस वायरस को बेचना चाहता है। दोस्तों, ये वही खूबसूरत इटली शहर है जो इस वक्त कोरोना वायरस की चपेट में है। हम प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द ही इस स्थिति से उभर पाए। प्रोफेसर लैंगडन और सियाना वेनिस पहुंचते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो गलत देश में हैं क्योंकि असली घोड़ों की मूर्ति वेनिस में नहीं बल्कि इस्तांबुल तुर्की में है। एनरिको डोंडोलो, जिसने राज वेनिस में किया था लेकिन उसे दफनाया हाजिया सोफिया इस्तांबुल में गया था, जिसे पवित्र ज्ञान का भव्य संग्रहालय भी कहा जाता है। तभी उन्हें बुशर्ट नीचे दिखाई देता है और दोनों तहखाने की तरफ भागते हैं। तहखाने से डॉक्टर सियाना खुद बाहर निकल जाती है और प्रोफेसर लैंगडन को वही तहखाने में छोड़ देती है और उसे कहती है कि वो क्लूज और पॉइंटर जॉब्रिस ने उसके लिए छोड़े थे। वो जॉब्रिस की फॉलोवर है और उसकी लवर भी। वो जॉब्रिस के अधूरे काम को पूरा करना चाहती थी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद बुशर्ट वहाँ पहुँचकर लैंगडन को किडनैप कर लेता है और उसे वायरस के बारे में पूछता है। बुशर्ट को ट्रैक करता हुआ हैरिस वहाँ पहुँचता है और उसे मार देता है। अब यहाँ प्रोफेसर लैंगडन के सामने सारी घटनाओं का खुलासा होता है जो इतने समय से उसके साथ घट रही थी। सिम्स के एजेंट ने ही उसे किडनैप किया था
वो हॉस्पिटल, गोली चलाने वाली पुलिस वैन था, ड्राइवर सभी सिम्स के ही आदमी थे। यहाँ तक कि उसके सर का चोट भी नकली होता है। उसके शरीर में एक ड्रग इंजेक्ट किया गया था जो कि उसकी 2 दिन की याददाश्त को भुला देती है। ये सब तब शुरू हुआ जब सियाना ब्रुक्स मदद के लिए सिम्स के पास आई थी। उसको पता था कि ज़ॉब्रिस्ट उनकी मदद से काम कर रहा था। उसे ज़ॉब्रिस्ट के प्रोजेक्टर को ढूंढने में सिम्स की मदद चाहिए थी। सियाना ने मिस्टर सिम्स को झूठ कहा कि कुछ बायोलॉजिकल रिसर्च की इन्फो है जो कि गलत हाथों में पड़ने से घातक हो सकता है और इसीलिए सिम्स सियाना के साथ काम करने को रेडी हो जाता है। ज़ॉब्रिस्ट के सुसाइड के वक्त WHO ने पॉइंटर को जब्त कर लिया था और वही पॉइंटर को लेकर एलिजाबेथ प्रोफेसर लैंगडन के पास आई थी, जिसे उसने प्रोफेसर के थंब इम्प्रेशन से लॉक कर दिया था और इसीलिए सिम्स को प्रोफेसर लैंगडन को इन्वॉल्व करना पड़ा और तभी ये सारा गेम प्लान किया गया ताकि वो प्रोफेसर लैंगडन का भरोसा जीत सके। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर डॉक्टर सियाना उस प्राइवेट एजेंसी से अपना संपर्क तोड़ लेती है और इस मिशन पर अकेले काम करने लगती है, क्योंकि असल में उसका मिशन कुछ और ही है। फिर एलिजाबेथ प्रोफेसर से आकर मिलती है और दोनों इस्तांबुल हाजिर सोफर के लिए रवाना हो जाते हैं। यहाँ सियाना इस्तांबुल यूनिवर्सिटी में ज़ॉब्रिस्ट के फॉलोवर से मिलती है और उन्हें बताती है कि वो वायरस रिलीज़ होने का इंतज़ार नहीं कर सकते क्योंकि WHO उनके पीछे पड़ी है, उन्हें खुद ही उसे ब्लास्ट करना होगा। यहाँ एलिजाबेथ और लैंगडन भी इस्तांबुल पहुँच जाते हैं। एलिजाबेथ उसे बताती है कि अगर वह वायरस का बैग रिलीज़ हो गया तो 4 से 6 दिनों में 95% जनसंख्या इसकी चपेट में आ जाएगी। वो दोनों उस स्पॉट का पता लगा लेते हैं और यहाँ दूसरी तरफ सियाना भी उस जगह का पता लगा लेती है और विस्फोट करने के लिए निकल पड़ती है। जब प्रोफेसर लैंगडन और एलिजाबेथ वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ बहुत भीड़ हो रखी है किसी धार्मिक उत्तरायण समारोह के लिए। ज़ॉब्रिस्ट ने अपने काम को अंजाम देने के लिए बहुत ही सही दिन और जगह को चुना होता है। अब दिखाता है कि WHO की फोर्स और ज़ॉब्रिस्ट के फॉलोवर्स दोनों ही उस वायरस को ढूंढ रहे होते हैं। एक टीम उस वायरस को रिलीज़ से रोकने के लिए और दूसरी टीम उसे रिलीज़ करने के लिए। सियाना के साथ आए फॉलोवर्स से हाथापाई में हैरी सिम्स मारा जाता है। सियाना उन बॉम्ब्स को पानी में ठीक जगह पे फेंक देती है जिसके विस्फोट होते ही वो वायरस का बैग फट जाएगा। लैंगडन सियाना को देख लेता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। वो उसे समझाता है कि वो जो करने जा रही है वो गलत है, जिस पे सियाना कहती है कि ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए बलिदान देना ज़रूरी है, जिसमें प्रोफेसर लैंगडन कहता है इस तरीके से अरबों लोगों की जान लेकर किसी भी काम को करने के 2 रास्ते होते हैं, एक सही और एक गलत, और तुम्हारा रास्ता गलत है। अगर तुम कुछ करना चाहती हो तो सही रास्ता चुनो, नए आविष्कार करो, लोगों का नेतृत्व करो। उन बॉम्ब्स का एक्टिवेशन स्विच सेल फोन के बटन के साथ कनेक्टेड रहता है जिसे सियाना दबाती है, पर जैमर लगे होने की वजह से फ़ोन काम नहीं करता और सियाना पानी में कूदकर खुद उन बॉम्ब्स को एक्टिवेट कर देती है। लेकिन विस्फोट होने के पहले ही उस वायरस वाले बैग को सुरक्षित बॉक्स में डाल दिया जाता है। एक बहुत बड़ी विपत्ति को घटने से रोक लिया जाता है। दोस्तों, उन्होंने एक लड़ाई तो जीत ली, लेकिन भविष्य में आने वाली सबसे बड़ी लड़ाई, बढ़ती हुई आबादी से पैदा होने वाली कठिनाइयों से क्या हम जीत पाएंगे? ये मूवी हम में से हर एक को इस अहम मसले पे सोचने पर मजबूर कर देता है। आप हमें अपने कमेंट ज़रूर शेयर करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से हमारा हौसला बढ़ाएं। जल्दी ही हम एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, बी सेफ, स्टे होम।